नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन राइटर्स में एक बहुत ही शुमार नाम जिनका नाम है निसिम एज़ेकिएल। ये एक पोएट रह चुके हैं, ये एक क्रिटिक भी रह चुके हैं, ये एक प्ले राइट भी रह चुके हैं और ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में उनकी बायोग्राफिकल डिटेल जो कि ईयर वाइज हम डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को, उनके अवार्ड्स को, उनकी बहुत सारी पोएम्स के जो थीम्स और उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो राइटर है निसिम एज़ेकिएल, ये आपके इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, कोई स्पेशली यूपी का या फिर कहीं और का नहीं, ये सभी पीजीटी और टीजीटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बात करें एनवीएस की या फिर चाहे बात करें केवी की या फिर डी ट्रिपल एस बी की, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं निसिम एज़ेकिएल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो निसिम एज़ेकिएल। Nissim Ezekiel was born on 16th December 1924 in Mumbai's Marathi-speaking Jewish family. मतलब निसिम एज़ेकिएल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को मुंबई के एक मराठा बोलने वाली जिविश फैमिली है ना, जो कि जीव होते हैं और ये लोग इंडियन जीव होते हैं जो कि मराठी बोलते हैं, मराठी स्पीकिंग होते हैं, है ना, उनके फैमिली में हुई थी। और एज़ेकिएल बिलोंग्ड टू मुंबईज मराठी स्पीकिंग जिविश कम्युनिटी नोन एज बीने इज़राइल। तो जो मुंबई में मराठी स्पीकिंग जिविश कम्युनिटी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीने इज़राइल। His father, Moses Ezekiel, was a professor of botany at Wilson College and his mother was a principal of her own school. मतलब उनके फादर जिनका नाम था मोजेस एज़ेकिएल, वो विल्सन कॉलेज में एक बॉटनी के प्रोफेसर थे और उनकी माता श्री जो एक प्रिंसिपल थी अपने खुद की स्कूल की। In 1947, Ezekiel earned his post-graduate degree from Wilson College, मुंबई बॉम्बे यूनिवर्सिटी। यानी कि जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी उस समय की या फिर आज की जो मुंबई है, वहाँ पे विल्सन कॉलेज से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 1947 में ली थी। और इन 1947 टू 1948 ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एट खालसा कॉलेज बॉम्बे एंड पब्लिश्ड लिटरेरी आर्टिकल्स। यानी कि 1947 से 1948 में इन्होंने मुंबई के खालसा कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाया था एज अ प्रोफेसर। उसके बाद उसी समय ये अपने लिटरेरी आर्टिकल्स भी पब्लिश किया करते थे। आफ्टर डबलिंग इन पॉलिटिक्स फॉर अ वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एम रॉय एंड बिकमिंग द मेंबर ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ही सेल्ड टू इंग्लैंड इन नवंबर 1948। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पोएट का या फिर इस राइटर का, इस ऑथर का जन्म कब हुआ था, इनके फादर क्या करते थे, और इस तरह के वन लाइन क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। यानी कि ये 1948 में इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन उससे पहले ये क्या थे, कुछ समय तक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एम रॉय। उस समय के एक पॉलिटिकल लीडर थे एम रॉय, उनके इन्फ्लुएंस के साथ ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और ये किस डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। उस पार्टी का नाम था द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये इंग्लैंड चले गए नवंबर 1948 में। ही स्टडीड फिलोसफी एट बिर्कबेक कॉलेज लंदन। फिर क्या हुआ, इन्होंने लंदन में बिर्कबेक कॉलेज है एक, वहाँ पे अपनी फिलोसफी की पढ़ाई की। After 3.5 years, Ezekiel worked his way home as a deck scrubber aboard a ship carrying arms to Indochina. फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इंग्लैंड से 3.5 साल के बाद, है ना, आफ्टर 3.5 years, 3.5 साल के बाद ये इंग्लैंड से वापस आए एक शिप पर जो कि आर्म्स लेकर आ रही थी इंडो चाइना के लिए। और वो शिप में वो किस किस हिसाब से वो आए वापस, वो एक डेक स्क्रबर बन के आए, यानी कि शिप की साफ सफाई करने वाले बनकर आए। एंड देन इन 1952 ही मैरिड टू डेजी जैकब। उसके बाद क्या हुआ, 1952 में इन्होंने डेजी जैकब से शादी कर ली। दोस्तों यहाँ से इनका करियर स्टार्ट होता है। आपको एक बात बता दें बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनको फादर ऑफ इंडियन पोस्ट कॉलोनियल पोएट भी कहा जाता है ना, या फिर पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फादर, या फिर मेनली पोएम्स के फादर। पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर ऑफ पोएम्स के इनको फादर कहा जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स इनको मानते हैं।
क्यों मानते हैं कि उनकी इनका जो लिटरेरी करियर था वो 1952 से स्टार्ट हुआ था और इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुई थी? 1947 में। तो अभी 1947 तक कॉलोनियल पीरियड चल रहा था क्योंकि इंग्लैंड इंडिया में अपनी कॉलोनीज़ बना के रहते थे। लेकिन 1947 के बाद 1948 से इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में इनकी इनकी गिनती की जाती है निसिम एज़िकिल की। और इनको पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर्स हैं, मेनली पोएम्स जो हैं या पोएट्स जो हैं, उनमें इनको सबसे महान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। फिर 1952 से इनका जो लिटरेरी करियर है वो स्टार्ट होता है। इन 1952 एज़िकिल्स फर्स्ट बुक अ टाइम टू चेंज अपीयर। तो इज़िकियल का जो पहला बुक था टाइम टू चेंज 1952 में दिखा। अ टाइम टू चेंज, निसिम एज़िकिल्स फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड बाय फॉर्च्यून प्रेस लंडन इन 1952. The young man in his early 20s was a student of philosophy, discovered himself to be an authentic poet. मतलब कि 1952 में इनका जो फर्स्ट बुक था टाइम टू चेंज, वो लंदन के फॉर्च्यून प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया। और ये अपने अर्ली 20s में ही, जो कि एक फ़िलॉसफी के स्टूडेंट थे, इन्होंने अपने आप को समझ में या फिर इन्होंने अपने आप को ये पाया कि बहुत ही अच्छे पोएट बन सकते हैं। After a year, in 1953, he has published his second collection of poem, 60 poems. 1953 में एक साल के बाद इन्होंने अपनी अगली कलेक्शन पब्लिश कर दी पोएम्स की, जिसका नाम था 60 poems. His third poetic collection was The Third, which came out in the year 1959. And in 1960, his fourth poetic collection came out in the form of The Unfinished Man. तो 1959 में इनका एक और पोएटिक कलेक्शन द थर्ड पब्लिश हुआ, यानी कि जो इनका थर्ड पोएटिक कलेक्शन था उसका नाम भी द थर्ड था। और 1960 में इनका फोर्थ पोएटिक कलेक्शन पब्लिश हुआ जिसका नाम था द अनफिनिश्ड मैन। दोस्तों, आपको बता दें कि द अनफिनिश्ड मैन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिनको हम अभी आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, है ना। अच्छा, मैं अभी लास्ट में बात करता हूँ वीडियो के कौन कौन से पोएम है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। In 1961, he co-founded the literary monthly Jumpo. तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि उन्होंने एक को-फाउंडर थे किस चीज़ के? एक लिटरेरी मंथली के। लिटरेरी मंथली क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो जैसे क्या होता है, लिटरेरी मैगजीन्स जो आती हैं, है ना, तो वो कभी कभी वीकली आते हैं कि हर हफ्ते एक मैगजीन आती है, कभी कभी मंथली आते हैं यानी कि हर महीने एक मैगजीन आती है। उसी तरह क्वार्टरली भी आते हैं, हाफ ईयरली भी आते हैं, एनुअली आते हैं। तो एक मंथली मैगजीन थी लिटरेरी मंथली जिसका नाम था जंपो, तो ये उसके को फाउंडर थे। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1964 to 1966 एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया फ्रॉम 1966 to 1967। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक आर्ट क्रिटिक की तरह काम करते थे। कब से कब तक? 1964 से 1966 तक। और इन्होंने एज एन एडिटर भी काम किया पोइट्री इंडिया के लिए 1966 से 67 तक। उसके बाद फ्रॉम 1961 टू 1972 ही headed द इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिर ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मीठी बाई कॉलेज बॉम्बे। ये मीठी बाई कॉलेज बॉम्बे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के फ्रॉम 1961 टू 1972। उसके बाद इन 1965 जो इनका फिफ्थ पोएटिक कलेक्शन था द एग्जैक्ट नेम was published. During this period, he held short-term tenure as visiting professor at University of Leeds in 1964 and University of Pondicherry in 1967. अब ये विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है? इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर की तरह भी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड में और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉन्डिचेरी में काम किया है। ये विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स मंथली एक आपका हो जाता है या फिर वीकली, है ना, वीकली जा करके 2 घंटे आपने क्लास ले लिया या आप मंथली जा करके 2 घंटे आप पढ़ा दे रहे हैं, तो ये होता है विजिटिंग प्रोफेसर। तो उसकी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में यानी इंग्लैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉन्डिचेरी यानी इंडिया के पॉन्डिचेरी में काम किया है। इन 1969 ही पब्लिश्ड हिज 3 प्लेज। 1969 में इन्होंने अपने 3 प्लेज पब्लिश किए जिनके क्या नाम थे? नालिनी, मैरिज पोएम्स और द स्लीप वॉकर्स। इनका पूरा नाम क्या था? नालिनी अ कॉमेडी, नालिनी एक कॉमेडी थी
और मैरिज पोएम तो मैरिज के लिए एक पोएम थी। और द स्लीप वॉकर्स जो था उसका पूरा नाम था द स्लीप वॉकर्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी थी जिसमें कॉमेडी भी होती है, ट्रेजेडी भी होती है। ठीक है। In 1976, he translated Jawaharlal Nehru's poetry from English to Marathi in collaboration with वृंदा नाबा। वृंदा नाबा के साथ में मिल करके इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जितनी पोइट्रीज थी उसको इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट कराया। इन द सेम ईयर यानी कि 1976 में ही पब्लिश्ड हिज अनदर पोइटिक कलेक्शन हाइम्स इन डार्कनेस। हाइम्स इन डार्कनेस इनकी एक पोइटिक कलेक्शन है जो कि 1976 में इन्होंने पब्लिश करी। In 1982, his masterpiece poetic collection Latter Day Psalms published, and for this poetic collection, next year in 1983 he got Sahitya Akademi Award. ठीक है, इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनके पोइटिक कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए। और लेटर डे साम्स आई थी 1982 में और इनको अगले ही साल 1983 में ही साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 110% एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर आपके सिलेबस में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निजी म्यूजिकल हैं, 100% नहीं तो 90% चांस रहते हैं कि इस क्वेश्चन को आने के। हिज पोएम्स द नाइट ऑफ स्कॉर्पियंस एंड बैकग्राउंड कैजुअली इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफाइनिंग पोएम्स ऑफ हिज पोएटिक एंड पर्सनल करियर। इनके पोएटिक और पर्सनल करियर के लिए इनकी जो दो पोएम्स हैं, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और दूसरे द बैकग्राउंड कैजुअली, ये दोनों पोएम्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि ये दोनों पोएम्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। क्यों हुई थी? द नाइट ऑफ स्कॉर्पियंस में इन्होंने एक माँ के बारे में बात की है। एक माँ को बिच्छू काट लेती है, फिर उसका उन्होंने बताया कैसे कैसे एक माँ की ममता होती है। और फिर बैकग्राउंड कैजुअली जो है वो इन्होंने बताया कि कैसे वो अपने आप को एलियनाइजेशन का उन्होंने एक नज़रिया बताया कि कैसे वो अपने आप को समाज से अलग पाते थे, कैसे समाज के लोग उनको बहुत ही अलग नज़रों से देखते थे क्योंकि ये जीव थे, है ना, ये जीव थे और समाज के लोग इनको समझते थे कि ये बहुत ही एक अलग कोई है, बहुत ही विदेशी है, या इनको अपने साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देते थे। तो इनको बहुत ज़्यादा एलियनाइजेशन का रियलाइजेशन होता था। एलियन एलियन टाइप, एलियन मतलब विदेशी होने का हमेशा ऐसा लगता था कि ये विदेशी हैं कोई। तो उस चीज़ का इन्होंने थीम यहाँ पे दिया अपने बैकग्राउंड कैजुअली पोएम में। तो ये दोनों जो पोएम्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूप में से कि फेमस रह चुकी हैं और इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा जाना गया है। और लास्ट में आपको बता दें कि ही वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ क्वेस्ट। क्वेस्ट एक जर्नल था जिसके ये फाउंडिंग एडिटर थे। ठीक है। और फिर अंत में निसिम एजिकल का जो देहांत, निसिम एजिकल डाइड इन मुंबई ऑन 9 जनवरी 2004 यानी कि 2004 एट द एज ऑफ 79 ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर जो रोग है उसकी वजह से इनकी मृत्यु 9 जनवरी 2004 को 79 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुई थी। ठीक है, इनका देहांत मुंबई में 9 जनवरी 2004 को अल्जाइमर की वजह से हुई थी। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। और ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पोस्ट इंडियन या फिर पोस्ट कॉलोनियल इंडियन वर्सेस। ठीक है ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे दोस्तों टी.एस. इलियट और एज़रा पाउंड से, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने थीम्स जो हैं बहुत ही क्लियर रखे हैं। इनके थीम्स और स्टाइल की अगर हम बात करते हैं थीम्स और स्टाइल की, तो इनकी जो थीम्स थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहती थी और डायरेक्ट पोइट्री रहती थी इनकी, है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा वास्ट किसी ऐसे टॉपिक पर नहीं लिखते थे कि आप सोच भी ना सकें। ये बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट ऐसे टॉपिक पे जिस पे लोग पर डे के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि मैरिज हो गई, है ना, और आप कह सकते हैं बिच्छू का काटना हो गया, है ना। तो इस तरह के अपने टॉपिक्स पर ये लिखते रहते थे। किस तरह से इंसान बचपन से लेकर के अपनी जवानी, फिर बुढ़ापे, फिर मरने तक की ये घटना होती है, किस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में ये लिखते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत बड़े बड़े वास्ट टॉपिक्स पर नहीं लिखते थे। इनकी थीम्स बहुत ही सिंपल रहती थी, इनकी थीम्स क्लियर रहती थी, इनकी स्टाइल क्लियर रहते थे। और ये जो क्या करते थे, कॉलोक्वियल स्टाइल में लिखते थे। कॉलोक्वियल यानी कि रोज़ की जो बोलचाल की भाषा होती है, जिस तरह से आपने वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा होगा कि वो ऐसे पोइट ऐसे भाषा में लिखते थे कि लोग, नॉर्मल लोग भी उसको पढ़ सकें। तो ये कॉलोक्वियल स्टाइल में लिखते थे। ये सिंबल और इमेजरी का भी बहुत यूज़ करते थे। ठीक है, अब इनके कुछ दोस्तों वर्क्स देख लेते हैं।
वर्क्स कौन कौन से हैं, कब कब आए थे? 1952 में इनका एक वर्क आया था, टाइम टू चेंज। 1953 में, यानी कि जो उनका पहला वर्क था टाइम टू चेंज, आया था 1952 में। सेकेंड वर्क 1953, 60 पोएम्स। 1956 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1959 द थर्ड। 1960 द अनफिनिश्ड मैन। 1965 द एग्जैक्ट नेम। 1974 स्नैक स्किन, सॉरी माफ़ कीजिए, स्नैक स्किन एंड अदर पोएम्स। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत। फिर 1976 हाइम्स इन डार्कनेस। 1982 लाइटर डे साम्स, और इसी चीज़ के लिए इनको, या फिर इसी पोएट्री कलेक्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में। और 1989 में कलेक्टेड पोएम्स, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रेस किया गया था 1952 से 88 तक, इनकी जितनी पोएम्स थे उसको, कलेक्टेड पोएम्स ऑफ निसिम एज़ेकियल। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर आपको जितना मैंने बताया उसका आपने नोट्स बना लिया है, तो आपको निसिम एज़ेकियल के बायोग्राफिकल डिटेल से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। और अब एक बहुत ही ख़ास बात दोस्तों, आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पीजीटी एग्ज़ाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए द थर्ड है जो इनका पोएट्री कलेक्शन है, वो किस ईयर में आया था? तो वो 1959 में आया था। द अनफिनिश्ड मैन किस ईयर में आया था? 1960 में आया था। और इनके कुछ पोएम्स आपको डिटेल में पढ़ लेने हैं, जैसे कि इंटरप्राइज है, मैरिज है, फिलॉसफी है ना। और फिर उसके बाद द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, बैकग्राउंड कैजुअली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके एग्ज़ाम्स में पीजीटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वन लाइनर्स। और जो बायोग्राफी मैंने बताई है उससे पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे की वीडियोस में और भी इनके पोएम्स लाता रहूँगा, अच्छे से हिंदी में डिटेल करके बताता रहूँगा, जिससे कि आपको पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर टीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस में तो वैसे ये नहीं है, लेकिन पीजीटी या फिर और अन्य जो लिटरेचर्स के एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के, उसमें ये हैं, तो उसको क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप ना मिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।